जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और सारे दोस्त बताएंगे एक बार मुस्कुराहट के साथ में कि आप सब अच्छे हैं। अनुज, सोनू, मन्नू, धर्मू, नेहा कुमारी, बबीता वर्मा, महिषा देवी, राहुल दक्ष, अभिषेक कुमार, सुनील यादव, बहुत बढ़िया, धीरेन्द्र, मिथुन, मयूर, भूपेंद्र, दीपक, रितेश कुमार सिंह, गिरीश कुमार, सरोज कुमार गौतम, बहुत स्वागत है दोस्त। हम लोग पढ़ रहे थे आपका इतिहास को, और इतिहास में हम लोगों ने अब तक पढ़ा था कि भारत में ब्रिटिशियर्स कैसे कामयाब हुए, कैसे उन्होंने युद्ध लड़े। ये सब हम पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। आज हमारा टॉपिक होगा 1857 की क्रांति, ठीक है। और 1857 की उस क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 1857 का महासंग्राम, 1857 नोट्स आप लोगों को मिल चुके हैं। पिछली क्लास में मैं आपको बता ही चुका था, ठीक है। हर रोज मैं आपको एक ही बात नहीं बता सकता हूँ। अब उससे आगे की चीज़ें आप जानें, आप हैंडल करेंगे, आपके हवाले हैं, ठीक है। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आप क्या जानते हैं, एक बार थोड़ा बहुत आपने कभी पढ़ा होगा या जाना होगा। दोस्त, आप लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई, और ईस्ट इंडिया कंपनी का टारगेट सिर्फ और सिर्फ अपने आर्थिक लाभ को बढ़ाना हो गया। यानी हर कीमत पर उनको अपना आर्थिक लाभ बढ़ाना था, चाहे जो भी हो। अब इस आर्थिक लाभ को बढ़ाने पर जब उनकी शक्ति बढ़ती गई, तो भारत के जो राजा थे, भारत के जो नरेश थे, उनको भी ये खतरा हो गया, ठीक है, कि भाई एक दिन ऐसा आएगा कि हमसे हमारा साम्राज्य छीन लिया जाएगा। जो हमारी जागीरें हैं, जो हमारे किले हैं, ये छीन लिए जाएंगे। क्योंकि एक नेपियर नाम का एक व्यक्ति, ब्रिटेन का राज परिवार का एक सदस्य, उसने स्टेटमेंट दे दिया कि मुझको यदि 12 वर्षों के लिए भारत का बादशाह बना दिया जाए तो भारत में कोई सुल्तान और कोई निजाम नहीं बचेगा। और साथ में उसने कह दिया कि नेपाल हमारा होगा। तो भारत के राजाओं को बहुत भय था कि भाई धीरे धीरे हमारी शक्तियां जो है वो हमसे छीन ली जाएंगी, और ऐसा हो सकता है कि हम लोग जो शासक हैं, राजा हैं, वो राजा रहें ही ना। और ऐसा हुआ भी, जहां पर ब्रिटेन ने जिन क्षेत्रों को अपने कब्जे में लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन क्षेत्रों को अपने कब्जे में लिया, तो वहाँ के बड़े बड़े लोगों को साधारण नौकरी करनी पड़ी। इवन खाने तक के लाले पड़ गए, खाने को कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ा बहुत प्रतिष्ठित लोगों को, जिनकी पहले रसूख थी। कहने का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जगह जगह पर 1831 में एक कोल जनजाति थी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विरोध किया। और आप लोग कभी पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा सैनिक विद्रोह 1855-56 में संथाल में, जो आपका क्षेत्र है संथाल क्षेत्र भारत का, वहां पर विद्रोह हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो थोड़े थोड़े जगह जगह विद्रोह होने लगे। 1857 का ये विद्रोह कैसे फूटा, उसके क्या कारण थे, क्यों ये हुआ, और आज इसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 1857 का महासंग्राम, ये प्रथम महासंग्राम या बोले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसको कहा है वीडी सावरकर ने। लेखक रहे विनायक दामोदर सावरकर। हम आगे इतिहास में पढ़ेंगे इनके बारे में भी। 1857 की क्रांति एक षड्यंत्र थी। ये जेम्स आउट्रम टेलर है, ठीक है, जिसने एक बात कही कि 1857 की क्रांति भारत के लोगों का एक षड्यंत्र है। तो यहां पर एक टेलर, आप लोग जानते हैं आउट्रम टेलर, जिसने अवध के लिए रिपोर्ट दी थी। अवध को मुझे बताइए डलहौजी ने कब मिला लिया था? कुशासन का बहाना लेकर के, और किसकी रिपोर्ट पर? आउट्रम टेलर की रिपोर्ट पर मिला लिया गया, ठीक है। अब इसके आते हैं 1857 क्रांति के धार्मिक कारण क्या थे। अब तुम समझना, सती प्रथा पर रोक किस वर्ष लगी? आप कहेंगे 1829 पर। 1829 में ये रोक लगी बंगाल में, पूरे भारत में नहीं लगी। धीरे 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 बंगाल से शुरू होकर पूरे भारतवर्ष में लोग इसका विरोध करने लगे कि भाई सती प्रथा पर रोक लगनी चाहिए। अब जो लोग पुरातन संस्कृति के लोग थे, या बोले जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो ये मानते थे कि सती प्रथा सही है, उनको तो बड़ी दिक्कत हुई। उन्होंने बोला भैया अंग्रेजों ने तो हमारी प्रथा छीन ली, अंग्रेजों ने हमारी सती होने की जो इतनी अच्छी प्रथा थी उसको बंद कर दिया। लोग रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं, लोगों की बातें चल रही है, बताओ सती प्रथा पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी।
मतलब जो कुप्रथा थी उस एक के लिए भी लोगों ने विरोध किया कि बताओ यार अंग्रेज ये तो भाई सबको ईसाई बना देंगे, हम हिंदुओं की प्रथा थी ये सती प्रथा, इसको छीन रहे हैं हमसे, धीरे धीरे करके हमारी सारी प्रथाएं हमसे छीन लेंगे। तो लोग खिलाफ होने लग गए कि भैया हमको तो अब जो है ईसाई बनाया जाएगा। हिंदू विधवा विवाह अधिनियम, विधवा की जिसका पति मर गया, अब सती नहीं हुई तो विधवा होगी, विधवा की दोबारा फिर से शादी होगी। मुझे बताइए हिंदू विधवा अधिनियम के लिए मैंने बताया था डलहौजी के टाइम पर ड्राफ्ट बना 1856, किसके टाइम पर? डलहौजी के टाइम पर ड्राफ्ट बना, और 1856 में ही ये किसके टाइम पर लागू हो गया था? कैनिंग के टाइम पर। कैनिंग ने बोला कि भैया विधवाओं की शादी हो सकती है। अब विधवाओं की शादी हो सकती है तो लोगों ने तो माथा पीट लिया अपना, बोले विधवा की शादी, बोले तुम्हारे यहाँ यूरोप में होती होगी, जिसका पति मर गया उसकी दोबारा शादी, हम तो नहीं कराएंगे शादी दोबारा। तो एक पक्ष ऐसा विरोध में आ गया। अब आप समझ सकते हैं, मतलब ये तो हुए धार्मिक कारण, रिलीजियस कॉज है, धार्मिक कारण थे, आर्थिक कारण भी थे कुछ। दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, पढ़ेंगे इनके बारे में, इन्होंने एक किताब लिखी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें इन्होंने एक टाइटल लिखा इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, कि कैसे ये अंग्रेज लोग भारत से जो पैसा है, ड्रेन सिद्धांत इसको कहते हैं, कि कैसे ये भारत के पैसे को बाहर लेके जा रहे हैं, कैसे भारत को ये अंग्रेज खोखला कर रहे हैं, और कैसे भारत को ये कर्ज की स्थिति में पहुंचा देंगे, कैसे भारत को ऋण की स्थिति में पहुंचाने वाले हैं। मतलब ये मनी फ्लो कहाँ हो रहा? ब्रिटेन की तरफ हो रहा, इंडिया से। अब लोगों को लगा कि यार अब वो तो कारण है ही, साथ में कारण एक वर्ग ऐसा भी खड़ा हुआ कि यार बताओ हम लोगों को खोखला कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। ठीक है, आगे आएंगे। राजनीतिक कारण क्या थे? सहायक संधि, मुझे बताइए सहायक संधि को किसने शुरू किया? तो सहायक संधि शुरू की गई किसके द्वारा? वेलेजली के द्वारा। बहुत सारे इसने जो किले थे, बहुत सारे राजाओं का क्षेत्र खुद में मिला लिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, राजू सिंह जी एकदम ठीक किया था, बिल्कुल। वो बोल रहे हैं सर ये काम तो ठीक, अंग्रेजों ने बिल्कुल, अगर कुप्रथा से किसी ने मुक्त किया तो काम ठीक है, नो डाउट, काम गलत नहीं था। राज्य हड़प नीति से किसकी थी राज्य हड़प नीति? डलहौजी। तो डलहौजी ने जिन क्षेत्रों को मिलाया, मान के चलो सतारा को मिलाया उसने आपका, या मैं बोलूँ झांसी को मिलाया, उदयपुर को उसने मिलाया, आपका अवध को मिलाया। तो जब ये राजा के जो क्षेत्र हड़पे जा रहे थे, तो बाकी राजाओं में क्या मैसेज गया होगा? उन्होंने बोला भैया बचोगे तुम भी नहीं, बचोगे तुम भी नहीं। पेंशन पर रोक लगा दी किसकी? नाना साहिब की। नाना साहिब जानते हैं, मैंने तब भी कहा था हाँ या ना। मराठा साम्राज्य में जो अंतिम पेशवा थे उनके पुत्र दत्तक पुत्र थे, अब इनकी जो पेंशन अंग्रेज सरकारों से मिलती थी उस पर रोक लगा दी, तो इनके जो समर्थक है वो भी बिखर गए, बोले भैया हमारे नाना जी की पेंशन की रोकोगे, है ना। अमित सिंह जी ठीक उत्तर दिया था एकदम। आलोक कुमार जी ने कहा है सहायक संधि के जनक डुप्ले हैं, बहुत शानदार। सैन्य कारण क्या है? सैनिक कारण क्या है? पोस्टल सेवाओं पर टैक्स लगने लग गया। अब तक जो सैनिक थे हमारे, उनको जो डाक आदि की सुविधाएं मिलती थी वो टैक्स फ्री थी, कोई पैसा नहीं लगता था, इन्होंने टैक्स लगा दिया। और 1856 में जो नई 1856 के में जो शपथ हुई नए सैनिकों की, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी भारतीय भी तो काम कर रहे थे, अब उनकी शपथ हुई 1856 में, उनसे ऐसा हाथ करवा बुलाया भैया भविष्य में कहीं भी कोई युद्ध होगा, तो उन्होंने बोला भविष्य में कहीं भी कोई युद्ध होगा तो आपको युद्ध स्थल पर दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकता। एकदम हाथ खींच लिया उन्होंने पीछे को, बोला हम क्यों जाएंगे कहीं भी, भारत के अंदर तो समुद्र के पार जाना अभिशाप, इस तरह की खबरें फैली हुई थी कि अभिशाप हो गया। जैसे किसी ने बोल दिया कि माँ के पेट में कोई बच्चा, तो सुबह सुबह काले आदमी का चेहरा ना देखो, तो चल गई खबर, बोले बच्चा काला हो जाएगा बच्चे परछाया पड़ जाता है। मतलब जिसकी बायोलॉजिकल संरचना उसके भ्रूण के साथ में परफेक्ट तरीके से मैच हो गई, वो पहले ही दिन हो गई, शुक्राणु अंडाणु के मिलन से तय हो गई, उस बगैर परछाया पड़ जाएगा इस पर। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो पोस्टल सेवाओं पर टैक्स, और हम बोले भैया हम नहीं जाएंगे समुद्र मुंद्र के पार, हमें पाप लग जाएगा, पाप के भागीदार हो जाएंगे हम लोग। अब पाप के भागीदार हो जाएंगे तो ठीक है। एक अफवाह थी, प्लासी का युद्ध, मुझे बताइए कब? मैंने आपको बताया प्लासी का युद्ध किस साल हुआ?
तो लोगों ने अपना आप ही कर लिया, भैया प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद अंग्रेज चले जाएंगे। कुछ चीजें तो अफवाहों में ऐसे ही चल जाती है। तो बोले 1757 को 100 साल हो गए, 1857, अब अंग्रेज चले जाए। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के 100 वर्षों के बाद अंग्रेजी शासन खत्म हो जाएगा। बोले अंग्रेज चले जाएंगे। अब 1857 में सब देख रहे, अंग्रेजों की तरफ से कोई बात ही नहीं आ रही जाने की। उन्होंने बोला भैया कब जाएंगे, है ये जाएंगे कब? तो बोले कुछ कह ही नहीं रहे यार, जाने के बारे में तो बता ही नहीं रहे। तो एक वो हो, ठीक है, तात्कालिक कारण, मतलब एकदम से क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ कि दरअसल में एक राइफल थी जो हमारे सैनिकों के पास होती थी, उसका नाम होता था आपका ब्राउन ब्रेस राइफल। तो ब्राउन बेस जो राइफल थी उसकी जगह 1856 में एक राइफल बदल के आई, इनफील्ड राइफल। नई राइफल का नाम था इनफील्ड राइफल थी एक, जैसे राइफल होती है, पबजी खेलने वाले बच्चों को पता होगा 7.62 mm का कार्टेज, जैसे AK-47 आप भी सेना में चलाओगे सबके पास रहेगा, AK-47, AK-47 7.62 mm कार्टेज लगता है। तो 7.62 mm कार्टेज की एक राइफल जिसका नाम था इनफील्ड राइफल वो शामिल हुई। अब उसमें ये हो गया कि इसका जो कार्टेज है उसका जो कवर है वो मुंह से खोलना पड़ता था युद्ध भूमि पे एकदम से, तो क्या बोलेंगे, वो कठिन होता था, हाथ से खुलता नहीं। तो उसमें आगे गाय और सुअर की चर्बी इसमें मिली हुई, तो सैनिक विद्रोह हो गया। अब विद्रोह का सिर्फ एक कारण नहीं था, बहुत सारे कारण उस समय चल रहे थे। अंग्रेज अधिकारियों के बनाए गए नियम थे। कलकत्ता के एक मजिस्ट्रेट ने तो ये तक अपना जारी कर दिया कि कोई भी अंग्रेज यदि सड़क पे जा रहा है या अंग्रेज का कोई बच्चा सड़क पर जा रहा है, यानी यूरोपीय कोई भी व्यक्ति है और भारत का चाहे कोई उस समय पर राजा हो, उसको सड़क पर उतर के खड़ा होना होगा जब तक वो वहां से निकल ना जाए, खड़े रहना होगा। स्त्रियों का ये अपमान करते हमारे देश की। क्यों? कोई भी अंग्रेज, ऐसा भी कई जगह देखा गया कि भारतीयों को जान से मार देते और जो न्यायाधीश थे वो अंग्रेजों का पक्ष लेते। इवन यूरोपियों ने जो रेस्टोरेंट हमारे यहाँ खोल रखे थे, आपने अक्सर देखा होगा, लिखा हुआ था कुत्ते और भारतीय यहाँ पर उनको आने की अनुमति नहीं है, एंट्री उनकी प्रोहिबिटेड है, रोक लगी हुई है। तो कहने का रूप है कि मानसिक रूप से तो हम ये चाहते ही थे, हमको जकड़ ही लिया उन्होंने, और हम चाहते थे कि भाई अंग्रेज कब भारत से जाएं, और उसके साथ साथ में इतनी चीजें हुई। सबसे बड़ा कारण बनकर ये उभरा, और सबसे बड़ा बनकर कारण ये उभरा, मैंने आपको बताया ब्राउन बेस राइफल की जगह इनफील्ड राइफल आई 7.62 mm 1856 में। सबसे पहला विद्रोह हुआ 34वीं इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी में कौन था बताइए जरा? मंगल पांडे। क्या बोलोगे? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने दोस्त वहां विरोध किया। उन्होंने बोला अरे कौन है भाई, क्यों विरोध करते हो? उसने बोला कि भाई हम अब ये बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने बोला क्यों नहीं करोगे? बोला नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उसने बोला तुम कैसे नहीं करोगे? उन्होंने राइफल ली, मेजर सार्जेंट को गोली मार दी, खोपड़ी पे गोली मारी। बोलो तू कौन होता गोली के लिए कहने वाला, हमसे नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। तो क्या बोलेंगे, बंगाल में ये बैरकपुर छावनी थी जहां पर ये 34वीं इन्फेंट्री को फिर रद्द कर दिया गया था इन्फेंट्री को, और 29 मार्च 1857 को ये घटना घटी कि आपका जो वहां पर सार्जेंट बाग था उसकी गोली मार करके मंगल पांडे ने हत्या कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लेफ्टिनेंट बाघ को गोली मारी। 8 अप्रैल 1857 को फांसी हुई। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत पूछी जाती है, मंगल पांडे जी को फांसी कब हुई थी? तो बोलो मंगल पांडे जिंदाबाद। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये छोटी सी छिटपुट घटना थी अंग्रेजी शासन की नजर में, जिसको इन्होंने दबा दिया गया, हमारे लिहाज से बड़ी घटना थी। तो क्या हुआ अप्रैल के बाद में? तो फिर बात आती है यहाँ पर आपका धन सिंह कोतवाल गुर्जर, जिनको श्रेय जाता है इस 1857 की क्रांति शुरू करने का। तो यहाँ आपको देखना होगा 1857 का संग्राम प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 मेरठ से। धन सिंह कोतवाल गुर्जर ये कौन है भैया? धन सिंह कोतवाल जी मेरठ जेल में एक सुपरिंटेंडेंट थे। तो 1857 की क्रांति जब चल रही थी तो उन्होंने जेल के दरवाजे खोल दिए, और दरवाजे खोल के लोगों को प्रोसीड किया वहां से कि भाई मेरठ से तुम अब यहाँ से मेरठ से जाके क्रांति में भाग लो। लोगों ने बोला हम कहाँ जाएं? इधर आपका आप देखोगे जो बागपत बड़ौत वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हमारे एक चौधरी साहब थे जाट नेता बाबा साहमल। तो बाबा साहमल ने वहाँ लोगों को इकट्ठा किया, बोले दिल्ली चलो। मेरठ से धन सिंह कोतवाल गुर्जर ये थे आपका
इधर हमारा ये जो पड़ता है आपका बुलंदशहर बरन वाला क्षेत्र था एनसीआर में, बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद वाला क्षेत्र, यहाँ पे आपके राव उमराव सिंह गुर्जर थे जिन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। अब ये सब लोग इकट्ठा होकर पंचायत कर रहे थे। सूरजपुर की उस पंचायत में ये जगह पड़ती है जहाँ आपका स्टूडियो आज यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर। उस पंचायत में, एक महापंचायत में और आसपास के अन्य पंचायतों में ये निर्णय लिया गया कि भाई हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ तो लेंगे, लेकिन लड़ने के लिए एक नेतृत्व तो चाहिए, एक नेता तो चाहिए। तो नेता कौन बने? तो लोगों ने सोचा यार नेता तो अब मुगलों में ही है। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? एसएससी जीडी ने भी पिछली बार पूछा, उससे पिछली बार भी पूछा। अंतिम मुगल बादशाह 1837 से 1857 तक रहा बहादुर शाह जफर द्वितीय। बूढ़ा आदमी, लेकिन मुगलों का तो पतन हो चुका था, उनको नोटिस मिल चुका था, अंग्रेजों ने नोटिस दे दिया था, ए मुगल अब तुम लाल किले में नहीं रहोगे। तो लाल किले में नहीं रहेंगे तो मुगलों को भी चिंता थी। इधर भीड़ ने बोला कि भाई चल के एक काम करते हैं, लीडर बहादुर शाह बेशक से कमजोर है, उसके पास थोड़ी बहुत सेना तो है, उसके लिंक तो है, वो उस खानदान से तो है जिसने भारत में राज किया है, 316 वर्षों तक शासन किया मुगलों ने देश में। और बोला ठीक ठीक है दिल्ली चलते हैं। तो पूरी भीड़ दिल्ली चल दी 10 मई को ही, मेरठ से, एनसीआर पूरे से। और 11 मई को दिल्ली पहुंची भीड़ ने क्या कर दिया, आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। बोले अंग्रेजों के कहने से कुछ नहीं होता, हम तुमको सम्राट मानते हैं। बहादुर साहब बूढ़ा आदमी भी, उसने सोचा अच्छा पब्लिक साथ में, अब क्या दिक्कत है, चलो भाई देखते हैं अंग्रेजों को। अब दरअसल में उसका जो कमांडर था बख्त खां, बहादुर शाह जफर द्वितीय, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहले काम करता था। अब उसको उसने सारी कमान दे दी। बोला भैया मैंने तो ऐसी कह दी कि चलो तुमको देखना है सब कुछ बख्त खां से। उसने बोला, बख्त खां ने बोला ठीक है हम संभाल लेंगे। तो लीडरशिप बख्त खां ने की, क्योंकि बहादुर शाह जफर द्वितीय तो बूढ़ा आदमी है। ठीक है, आगे आए 1857, बागपत से बाबा साहब जाट थे। ये जनता 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंची, बहादुर शाह जफर द्वितीय को सम्राट घोषित किया। लेकिन बहादुर शाह की तरफ से वास्तविक नेतृत्व किसने किया? बख्त खां ने। कमांडर असली ये है। अब अंग्रेजों को भी पता चला कि भीड़ ऐसे ऐसे कर रही है, ठीक है, भीड़ ऐसे ऐसे कर रही है। तो क्या बोले, इस विद्रोह का दमन निकोलसन और हडसन, ये अंग्रेज अधिकारी हैं, निकोलसन इसमें मारा गया, ठीक है, इन्होंने किया। अब बाद जब इन्होंने अटैक किया, इतना खतरनाक अटैक इन्होंने कर दिया कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को हुमायूं के मकबरे में छिपना पड़ गया। उसने बोला यार इन्होंने अच्छे मरवाए, अच्छा मुझे भारत का सम्राट घोषित किया। उसको पकड़ के लेके आए हुमायूं के मकबरे में से। बोले बुढ़े इधर आ, हमारे खिलाफ नेतृत्व वो ऐसे साजिशें रचेगा, षड्यंत्र करेगा हमारे खिलाफ। उसने कहा बाबूजी मैं कहाँ, मुझे तो भीड़ ने आगे चढ़ा दिया, थोड़ा सा स्ट्रेटजी थी नहीं कुछ। 1857 की क्रांति फ्लॉप होने का कारण एक बेकार स्ट्रेटजी और जगह जगह छिटपुट 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 तरीके से लड़ना, क्योंकि एकजुट होकर नहीं लड़ पाए। बहादुर शाह जफर द्वितीय को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। बोले इसको भेजो वहाँ म्यांमार, बर्मा भेज दिया बेचारे को, रंगून जेल में, ठीक है, कोई दिक्कत। बहादुर शाह जफर द्वितीय हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया। बहुत बढ़िया। नूर मलिक कह रहे सर ये दिल्ली पैदल गए या गाड़ी से? बेटा सबके पास प्राइवेट जेट थे अपने अपने, जितने आदमी सबके पास एक एक एरोप्लेन, एक एक फाइटर प्लेन, साथ में मिसाइल, रॉकेट, सब कुछ था इनके पास में। पिटाई कर दूंगा पिटाई। काम की बात पे ध्यान दो। पैदल गए, इन्होंने चप्पल रिलैक्सो की पहन रखी थी, पूमा की, तुमको इस बात से क्या लेना है? भैया पजामा पहन रखा था लोगों ने या नहीं? क्या भैया कच्छे में चले गए थे ये दिल्ली? यार कुछ बात करते हो तुम, जो बात सिखा रहा हूँ वो सुन लो। कुछ भी कह रहे पैदल गए कि गाड़ी से गए। बहादुर शाह जफर द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया। अब तो ये विद्रोह हुआ तो भारतीय राजाओं में भी ये विद्रोह जगह जगह छिटपुट छिटपुट जगह जगह विद्रोह हुए। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस जगह किसने विद्रोह किया। लखनऊ में भी यही बारी थी। बेगम हजरत महल, इनका पति एक्सपायर हो चुके थे इनके, और इनका छोटा बेटा था बिरजिस कादिर। तो अंग्रेजों ने भी इनको अल्टीमेटम दे रखा था, तो इन्होंने भी विद्रोह किया। बेगम हजरत महल को हम महक परी कहते हैं।
तो अंग्रेजों ने इसको भी दबा दिया। किसने दमन किया? कैंपबेल ने इस विद्रोह का दमन किया। तो बहुत बार पूछा जाता अवध क्षेत्र में विद्रोह किसने किया था? ठीक है, अवध क्षेत्र में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। झांसी। बेटा मूर्ख बच्चे नहीं बनना है, मूर्ख बच्चे नहीं बनना, इसके बारे में तुमको जानना तो रिसर्च कीजिए फिर। ओके। चलो आगे। अजी आयोग ही परेशान कर रहे हैं, गांधी जी की लंगोट से कोई भी प्रश्न पूछ लेता है, ऐसे ही तुम पूछ रहे हो, तुम भी आयोग से आगे जाने के चक्कर में हो। आगे ये देखें, रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मैंने बताया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आप सब जानते होंगे। हीरोज नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया? इनका दमन किया, ठीक है, इस युद्ध का। और हीरोज का ये कथन था, बड़ा शानदार कथन हीरोज ने दिया रानी लक्ष्मीबाई के लिए। उसने कहा मैंने भारतवर्ष में बहुत सारे सैनिक अभियान किए, लेकिन एक महिला है जो मर्दों से भी बेहतर लड़ी। उसने तारीफ की रानी लक्ष्मीबाई की, ठीक है। और जन्म इनका कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। बचपन का नाम इनका मनुकर्णिका, इन्हीं का नाम है, छबीली बाई। समाधि कहाँ है इनकी? फूलबाग ग्वालियर में। एसएससी पूछ चुका है, रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि कहाँ पर है। बड़े कैरेक्टर है, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई नहीं, बच्चे कह रहे जी मैं मूर्ख बच्चा हूँ इसीलिए पूछ लिया मैंने। ना, मूर्ख नहीं यार, मजाक कर रहे थे हम। चलो भाई, क्या बोलेंगे? अगर हम पुत्र बोले, इनके पुत्र कौन है रानी लक्ष्मीबाई जी के? वो दामोदर राव हैं। कौन है? दामोदर राव हैं। पति इनके गंगाधर राव थे, पति की मौत हो चुकी थी। पति की मौत हो गई थी तो ब्रिटिश सरकार ने क्या कह दिया, जो इनका पुत्र है ये दामोदर राव, ये दत्तक पुत्र था। दत्तक समझते हैं? गोद लिया हुआ, गोद लिया हुआ क्रीड था। तो जब गोद ले लिया गया बच्चा, तो उधर डलहौजी की नीति थी कि भैया गोद, जो गोद निषेध नीति भी उसकी नीति को कहते थे। उसने बोल दिया कि भाई ये साम्राज्य तो ब्रिटेन का साम्राज्य होगा, और ब्रिटेन का साम्राज्य होगा तो भैया क्या हो गया, फिर ये भी लड़ी। और शुरुआती दौर में मैंने आपको बताया था कि ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इनकी बातचीत चल रही थी कि भाई कोई इस तरह की चीज़ें ना करें, लेकिन जब वो माने ही नहीं। बहुत बढ़िया। कानपुर में विद्रोह इनकी पेंशन रुकी नाना साहेब और तात्या टोपे। तात्या टोपे इनका वास्तविक नाम है क्या? तात्या टोपे इनके वकील बन के भी ये लड़े थे। वास्तविक नाम है इनका रामचंद्र पांडुरंग, बहुत पूछा जाता है। ये कहाँ पर थे जी? कानपुर में। कमेंट में बताइए। बेगम हजरत महल मैंने कहाँ पर बताई आपको अभी? अवध में। दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहा था? बख्त खान। झांसी आप जानते ही हैं। कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे। बिहार में कौन थे? जगदीश कुंवर सिंह, ठीक है, जगदीशपुर आरा से। और जगदीशपुर आरा, और यहीं से हमारे, आपने देखा हो पिछली बार एसएससी जीडी के टॉपर अमन, वो भी कहाँ से? आरा, आरा बिहार से ही है, ठीक है। आरा का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, 50,000 रुपये का इनाम इन पे सरकार ने रखा। मौलवी अहमदुल्ला को डंका शाह के नाम से जाना जाता था। फैजाबाद मतलब कि ये आपका जो अयोध्या वाला क्षेत्र है। अब ये इन पे इनाम क्यों था? बहुत पूछा था। 1857 क्रांति में किस व्यक्ति के सिर पर 50,000 का इनाम था? ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां पर एक बात आपको समझनी होगी, क्या बोलेंगे? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला एक महान क्रांतिकारी थे, और डंका शाह इसलिए कि इनके साथ इनके लोग ढोल बजाते हुए चलते थे। इतनी बड़ी सेना कि ये इन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जब विद्रोह किया, तो विद्रोह ऐसे नहीं किया, इन्होंने खुला विद्रोह किया। इनकी टोली के जो लोग थे, जो इनके सक्रिय लोग थे, उन्होंने लगातार आक्रमण किए ब्रिटिश अधिकारियों पर, मारपीट की उनके साथ में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि इनको तो पकड़ना ही होगा, और इनके ही एक खास आदमी ने फिर इनको फैजाबाद के जो गेट है कोतवाली आपका, उस पर इन अंग्रेजों ने तो इनकी गर्दन को काट के वहाँ पर लटकाया भी था कि भाई हमारे खिलाफ विद्रोह करने वालों का ये हाल होगा। तो इनके ही व्यक्ति ने इनको पकड़वा दिए थे, ठीक है। भरतराज चौधरी जी, बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया? तो बाकी चीजें याद नहीं रखनी है, याद रखना है कि किसने कहां पर नेतृत्व किया था। क्या बोलेंगे? इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया, ठीक है, नेतृत्व किया। असम में कौन नेतृत्व कर रहे थे? मनीराम। ये इकट्ठे नहीं थे, आगे पीछे नेतृत्व है। बरेली में खान बहादुर खान, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सारे याद रखेंगे, एक बार थम्स अप करें। क्या बोलेंगे? सारे नाम हमको याद रख लेंगे, ठीक है।
कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 1857 की क्रांति के समय प्रतीक क्या है? रोटी और कमल। रोटी और कमल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत गजब, बहुत शानदार। हाँ बिल्कुल सुमित्रा, आज एकदम ठीक कह रहे हैं दोस्त। ठीक है, कोई परेशानी? 1857 की क्रांति के समय प्रतीक क्या था? प्रतीक का मतलब होता है कि जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तो लोगों को क्या साइन दिया गया। हमेशा एक, आप जानते होंगे किस क्रांति का एक साइन होता है, कभी लाल झंडा साइन होता है, कभी कोई साइन होता है। इस समय साइन क्या था? रोटी और कमल। लोग एक दूसरे को रोटी और कमल भिजवाते थे, ठीक है, चिन्हित किया जाता, दीवारों पर इनके चित्र बनाए गए रोटी और कमल के। गवर्नर कौन था इस टाइम पे, जानते हैं? कैनिंग, जो भारत का पहला वायसराय भी बना, इसी क्रांति के बाद बना। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था इस समय पर, जब ये 1857 का विद्रोह चल रहा था? तो पामस्टन था, पामस्टन। 1857 की क्रांति का गुमनाम नायक किसको कहा जाता? अजीमुल्ला खां को, जिसने गीत गाया हम है मालिक इसके हिंदोस्तां हमारा, और 1857 की क्रांति के समय बहुत चर्चित हुआ। तो आपसे पूछे कभी भी, स्टेटमेंट देके भी पूछा गया प्रश्न है, हम है मालिक इसके हिंदोस्तां हमारा किसकी रचित पंक्तियां हैं? ठीक है, किसकी रचित पंक्तियां हैं? अजीमुल्ला खां, यही नाना साहब का वकील भी बना, ठीक है। और 1857 की क्रांति को किसने गौर से देखा था? मिर्जा गालिब। याद है बहादुर शाह जफर द्वितीय और मिर्जा गालिब की जो कहानी मैंने आपको सुनाई? पुराने छात्र जिनको मैं मध्यकालीन इतिहास पढ़ा चुका हूँ, तो मिर्जा गालिब किस टाइम पे थे? 1857 क्रांति पे थे, क्योंकि वो दरबारी कवि किसके थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय के थे। कपिल कुमार जी, बहुत सारा प्यार दोस्त। माइकल इसेन, इसने 1857 की क्रांति का सजीव वर्णन किया है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लेखक हैं, जैसे कि सर सैयद अहमद खान थे, सर सैयद अहमद खान, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, सर सैयद अहमद खान ने, 1857 की क्रांति के कारण, क्रांति के कारण, कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1857, जैसे वीडी सावरकर ने पुस्तक लिखी। और 1857 के संग्राम को बहुत सारे लेखकों के द्वारा अपनी अपनी समझ से लिखा गया है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है, वो यही है। बच्चों को प्रश्न दिखाएंगे एक बार। सर हिंदुस्तान का कोई भी क्रांतिकारी नहीं जीता गया। अरे जीत जाते तो फिर अंग्रेजों को नहीं भगा देते। कैसे जीतने देते अंग्रेज? मोहित थोड़ा सोचे। जितेंद्र जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संदीप कुमार जी कह रहे सर इतिहास को ट्रिक के माध्यम से सिखाओ। अच्छा, ट्रिक ही बच्चे, आ जाओ बेटा, इतिहास ट्रिक से नहीं पढ़ते, आप छोटे बच्चे हो, अभी छुटकू बच्चे हो आप, छुटकू। रीजनिंग नहीं है दोस्त, ये गणित नहीं है, हम ट्रिक लगा लोगे। स्टैटिक जीके नहीं है ये, स्टैटिक जीके में पढ़ाऊंगा ट्रिक से तुम्हें, ठीक है, वहां लगाते हैं ट्रिक। इतिहास को भी ट्रिक से पढ़ोगे हैं? अबे पेपर नंबर कितने आएंगे पेपर में? 0, ट्रिक से। नौकरी कैसे नहीं लगेगी? ट्रिक से नहीं लगेगी। चलो बहुत बढ़िया। भैया जी, दमन करने से क्या मतलब? दमन का मतलब है दोस्त, जब किसी ने विरोध किया तो उसको दबा दिया गया। कैसे हिंदी पेपर निकालोगे भाई? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। इतनी बात समझ गई? इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 की क्रांति हुई। 1857 क्रांति को अंग्रेजों ने दबा दिया या नहीं दबाया? दबा दिया। तो अब अंग्रेजों को दिखा कि भारतीय लोगों की जो भावनाएं हैं वो हमारे खिलाफ में बढ़ती जा रही हैं। अब बढ़ती जा रही हैं तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन बढ़ती हुई भावनाओं को नियंत्रित कैसे किया जाएगा, नियंत्रित कैसे किया जाएगा? तो अंग्रेजों ने एक चाल चली, जिसको लाला लाजपत राय जी ने कहा है। अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम एक ऐसा संगठन बना लेते हैं जो लोगों को ये विश्वास दिलाए कि वो लोगों की परेशानी सॉल्व करने के लिए है। क्योंकि अभी तक लोग किससे टकरा रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई 1857 की क्रांति के बाद में? ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि तुम भैया अपना काम करो, तो बस की नहीं है, 1857 क्रांति तुमने करवा दी, अब ये क्राउन का शासन होगा।
तो 1858 से 1947 तक भारत में जो शासन चला, पॉलिटीम पढ़ोगे, वो किसका शासन है? वो ब्रिटिश शासन का, यानी ब्रिटेन की महारानी या महाराज, कौन बोलोगे? ये ब्रिटिश जो ताज था, यानी वहाँ जो राजा थे उनका शासन है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को उन्होंने खत्म कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार भारत में 1857 क्रांति के बाद में बंद हो गया। अब इन लोगों ने क्या चाल चली कि भाई ऐसा कुछ करते हैं, एक ऐसा संगठन बनाएं कांग्रेस जैसा, लोग सीधे हमसे प्रश्न ना करें या हमारी खिलाफत ना करें, लोग इससे जुड़े, अपनी मांगे इसको बताएं और हमारा जो रिस्पॉन्सिबल हम हो, हम किसको जवाब देने के लिए हो? कांग्रेस को। तो मतलब कि उन्होंने खुद के लिए क्या कर लिया, एक कवच बनाने का सोचा। ये लाला लाजपत राय जी का कथन है यंग इंडिया मैगजीन का, कि कांग्रेस तो अंग्रेजों का एक सेफ्टी वॉल्व था। सेफ्टी वॉल्व से मतलब है कि खुद पर होने वाले डायरेक्ट अटैक से वो बचना चाह रहे थे। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? शिवम कुमार जी, बहुत बढ़िया। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला चरण होगा कांग्रेस के गठन 1885 से लेकर के बंगाल विभाजन 1905 तक, सारी घटनाएं। दूसरे चरण में बंगाल विभाजन के बाद से लेकर के गांधी जी के भारत की राजनीति में सक्रिय होने तक के समय को। गांधी जी 1917 में अगर आपको बताऊं कि 1917 में वो चंपारण करेंगे, 1918 में उन्होंने अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन करने के बाद में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी गांधी जी की, तब यहाँ गांधी जी एक्टिव होंगे। और तीसरा चरण, इसको हम गांधी युग के नाम से जानते हैं, 1919। अब आप कहेंगे जी गांधी जी आए तो 1915 में, 1915 में आते ही गांधी जी का प्रभाव देश की राजनीति में नहीं बढ़ गया, वो बढ़ा 1917 और 1918 के 2 आंदोलनों के बाद में। तो पूर्णतः गांधी जी जो सक्रिय हुए, देखो पढ़ा सकते हैं कनेक्ट। हेलो 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 प्यारे दोस्त, एक बार बताएंगे, शायद बीच में इशू हुआ, सुबह भी इशू हुआ था, एक बार फिर से शायद क्लास में आपका डिस्कनेक्ट हुआ है, ऑटोमेटिक इंटरनेट है बैकएंड से कुछ। एक बार थम्स अप कर देंगे कि भैया क्लास चल चुकी है, आप लोग जुड़ चुके हैं। तो मैं दोस्त बता रहा था कि गांधी जी एक्टिव हुए देश में आके 1919 में, ठीक है, क्योंकि 1915 में देश में आए रहे। गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको क्या सलाह दी कि अभी आप 1 वर्ष अध्ययन कीजिए। 1917 में फिर चंपारण गए, 1918 आपका अहमदाबाद और खेड़ा में आंदोलन किया, तब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी देश में जगह जगह से कि ब्रिटिश सरकार को ये अपने अनशन और अपने सत्याग्रह से झुका सकते हैं। तो गांधी युग हम कहते हैं 1919 से शुरू हुआ है, ठीक है, 1919 से। ये 3 चीजें हैं हमको जो आगे पढ़नी है, ठीक है। अब आते कांग्रेस का गठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम आईएनसी बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको हम कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको हम कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या बोलेंगे? आईएनसी, आईएनसी ही बोलेंगे हम इसको, आईएनसी। कैसे बनी, इसकी पृष्ठभूमि जानिए। दरअसल में इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अब आप मुझे बताइए कि इस समय भारत का वायसराय कौन था? मैंने आपसे कहा था कि वायसराय बताइए, गुरु। संस्थापक हैं इसके एलन ऑक्टिवियम ह्यूम, एओ ह्यूम, क्या नाम है इनका? एओ ह्यूम, जो एक आईसीएस अधिकारी थे। आईसीएस बोले तो इंडियन सिविल सर्विस अधिकारी। अब ये क्या चाहते थे कि भाई एक ऐसा गुट तैयार हो, जो अब तक क्या है कि इंडिविजुअल सब मांग कर रहे थे, कोई राजा कर रहा है मांग, किसी कोई समस्या, इन्होंने बोला एक ऐसा संगठन बन जाए जिससे जो लोगों की समस्याओं का प्रतिनिधि बनकर आगे काम करे। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका शासन तो खत्म हो चुका, अब ब्रिटिश शासन है, तो उस ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश जो राज है उसके खिलाफ वो लड़ सके, तो एक संगठन चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सारे दोस्तों ने कहा डफरिन के टाइम पे कुछ कैनिंग लिख रहे हैं, कुछ डलहौजी लिख रहे हैं, कुछ माउंट बेटन ही लिख रहे हैं, बताओ कितने कमाल की बात है। बहुत शाबाश मेरे दोस्तों, जिन जिन का उत्तर डफरिन है, बहुत गजब। आपको आगामी सिलेक्शन की मैं बधाई देता हूँ कि आप उसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करें, जितनी मेहनत आप करते हैं सिलेक्शन आपका हो।
और बाकी तुम सुधर जाओ भाई, पढ़ लो प्लीज, नहीं तो होना जाना कुछ है नहीं, पूरी ज़िंदगी फिर 8,000 10,000 की ड्यूटी करनी पड़ेगी। और उसके लिए माइंड मेकअप कर लेना, फिर टीचर्स को गाली मत देना किसी को। मैंने देखे बहुत ऐसे होशियार बच्चे, पिछली बार एसएससी जीडी का रिजल्ट आया तो एक लिख रहा था उसमें कुछ भी लिख दिया उसने, कह रहा आरडब्ल्यू की टीम चांडाल है, हमारे पैसे खा गई है और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं इनको इनकी बर्बादी का श्राप देता हूँ। मतलब खुद ही ऋषि बन गया, एक फेलियर लड़का जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो ऋषि बन गया। अब तुम 2 दिन की चीज याद नहीं रख पा रहे हो तो सिलेक्शन ना होने का कारण कौन होगा? और जो ये बच्चे डफरिन बता रहे हैं, बच्चा पढ़ना होगा क्यों? आप इसीलिए तो आप और लोगों से पीछे पड़ जाता। आरडब्ल्यू के खुद के बच्चे जीडी के एग्जाम में बैठेंगे 2 लाख बच्चे, तो हमसे पढ़ के सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता। वे हमारे पास जो पढ़ने आ गया कि हम कोई घुट्टी है हमारे पास, आपकी मेहनत से होगा, उससे ज़्यादा किया करो। एक टीचर से ज़्यादा मेहनत तुमको करनी ही होगी, ठीक है? आ गया। अब देखो इसके बारे में जानो। एलन ऑक्टिवियम ह्यूम 1857 में ये इटावा का कलेक्टर था। इटावा कलेक्टर था। अंजुम सही उत्तर दिया है बच्चे, वेरी गुड। इटावा कलेक्टर 1857 में विद्रोह में ये था। भीड़ ने इसको घेर लिया, बड़ा मजेदार किस्सा है। भीड़ ने इसको घेर लिया 1857 में, विद्रोह तो चल रहे थे। अब ये कलेक्टर गाड़ी गाड़ी से उन्होंने बोला कलेक्टर पकड़ लो। अब कलेक्टर घेरने में पहुंचा तो ये बेचारा वहां से भीड़ में साड़ी पहन के निकला, लाइक बाबा रामदेव। बाबा रामदेव नहीं गए थे जैसे। इसी को हम हर्मिट ऑफ शिमला बोलते, शिमला का साधु। आगे देखेंगे। वायसराय डफरिन के समय 1800, अरे तो लिखा हुआ था यार डफरिन, यहाँ बताओ, देख के भी नहीं बता सकते थे। ठीक है, डफरिन के समय 1884 से 1888। 1884 में, अब समझो, कांग्रेस एकदम से नहीं बन गई। सबसे पहले बना इंडियन नेशनल यूनियन, एलन ऑक्टिवियम ह्यूम ने बनाया 1884 में, ये लिखा हुआ। अब कैसे लोग कैसे जुड़ गए होंगे, तो इसने लोगों को पत्र लिखे। उस समय पर जितने विश्वविद्यालय थे उनमें जो स्कॉलर थे, जो विद्वान थे, स्टूडेंट्स को इसने पत्र लिखे बहुत सारे। कलकत्ता विश्वविद्यालय, इसने पत्र लिखे सब लोगों को कि भाई हम ऐसा संगठन बनाने जा रहे हैं जिसकी लड़ाई होगी इस ब्रिटिश राज के खिलाफ होगी, हमारी अपनी मांगे हैं उनको हम मनवाएंगे। तो देश के विभिन्न कोने में इसने पत्र लिखे सब लोगों को और आमंत्रित किया कि आके इस संगठन से जुड़िए। लेकिन एक नई चीज में कोई रुचि थोड़ी लेता है, कोई रुचि नहीं लेता, ठीक है। तो 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना एओ ह्यूम ने की, एलन ऑक्टिवियम ह्यूम ने की। लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत प्रस्तुत किया। सेफ्टी वॉल्व समझ गए? तो उन्होंने कहा कि ये जो अंग्रेज है ना, इन्होंने तो अपने बचाव के लिए इस कांग्रेस का उदय किया और कांग्रेस को इन्होंने खुद खड़ा किया, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। एओ ह्यूम के बारे में जानकारी हमको मिलती है, विलियम बैडनबर्न एक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, अंग्रेज हैं, उन्होंने लिखी है जीवनी। अब आते कांग्रेस के बारे में स्टेटमेंट क्या है लोगों के। क्रांतिकारी लोग थे, भारत के और राजनीतिक लोग क्या कहते थे, ठीक है। अरविंदो घोष का कहना था, क्लास गई फिर से, एक बार बताएंगे सारे दोस्त थम्स अप करके। एक बार थम्स अप करके बताएंगे। एक बार बताना भैया सारे लोग, जब क्लास आपको लगे शुरू हो गई। ओके 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 ओके, सारे बच्चे कह रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ बच्चों क्वेश्चन है सर, ये एलन ऑक्टिवियम ह्यूम कहाँ का था? बच्चे थोड़ा लॉजिक लगाओ, अंग्रेज नाम है, ब्रिटेन का है, थोड़ा लॉजिक लगाइए। एलन ऑक्टिवियम ह्यूम एक अंग्रेज है आईसीएस अधिकारी 1857 में। ठीक है। अरविंदो घोष एक क्रांतिकारी हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। उसने कहा कि ये तो अंग्रेजों के सामने बस ऐसे गिड़गिड़ाते हैं कि भैया हमारी ये मांग मान लो, और वो मानते नहीं है।
डफरिन ने कहा, जो अंग्रेज आपका उस समय पर वायसराय, उसने कहा कि ये सूक्ष्मदर्शी, यानी बहुत दूर का नहीं देखते हैं लोग, बहुत थोड़ा देख पाते हैं, अल्पसंख्यक, इतने से तो लोग हैं ही। शुरुआत में कांग्रेस में थे ही कितने लोग, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 लोगों ने भाग लिया है, 72। तो आप कहेंगे डफरिन का कहना था कि ये सूक्ष्मदर्शी हैं और अल्पसंख्यक, यानी संख्या में बड़े कम हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इनका अधिवेशन होता था कांग्रेस वालों का, एक साल में आके मिलते थे एक बार, और तब वहाँ पर कुछ योजनाएं बनती और फिर सब अलग हो जाते। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने इसी बात पे कहा कि एक साल में मेंढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, बंकिम चंद्र चटर्जी को आप एक शब्द लिख के बताइए, क्या जानते हैं इनसे, कौन से शब्द का ध्यान आता है आपको। इन्होंने कहा कांग्रेस के जो लोग हैं ये पदों के भूखे हैं, इनको सिर्फ ये आते हैं यहाँ पर अपना संगठन बनाते हैं और सबको पद चाहिए कांग्रेस में कि मेरा ये पोस्ट रहेगा, मैं सचिव रहूंगा, मैं अध्यक्ष रहूंगा, इस तरह से। उन्होंने कहा यहाँ पर कुछ नहीं होता, भारत के लिए कोई बात नहीं होती, अंग्रेजों के खिलाफ कोई बात नहीं होती, यहाँ सिर्फ बात होती है किसकी। तो स्टेटमेंट पूछा जाता कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, किसने कहा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। ठीक है। कांग्रेस का गठन एओ ह्यूम द्वारा 72 प्रतिनिधियों को मिलाकर के किया गया, और कांग्रेस में दो आप लोग आगे पढ़ेंगे, नरम दल और गरम दल। नरम दल में कौन कौन है, दादा भाई नौरोजी, अब 1885 की बात कर रहे हैं। ठीक है। दादा भाई नौरोजी, देखो गांधी जी देश में कब आए, गांधी जी देश में कब आए, आप कहेंगे भैया 1915 में आए, यानी इससे कितने वर्ष बाद में, 30 वर्षों के बाद में। तो जब तक गांधी जी देश में नहीं आए तब तक दादा भाई नौरोजी का प्रभाव था देश में। गांधी जी के प्रभाव से पहले किसका प्रभाव था भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा, दादा भाई नौरोजी का। बहुत बढ़िया, दोस्तों ने लिखा वंदे मातरम के लिए हम जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी को, बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, रास बिहारी घोष थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये सब नेता लोग किसमें थे, नरम दल के। गरम दल वाले कौन थे, लाल बाल और पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। तो ये लोग क्या करते थे नरम दल वाले, ये कांग्रेस के वो पक्ष था जो ब्रिटिश शासन से मांग बड़े नरम तरीके से करता था, यानी वो पूरी करें तो ठीक, ना पूरी करें तो ठीक, अगर ये उनके पास पत्र भेजते उनका जो आश्वासन आ जाता उसी को वो मान लेते, मतलब तीव्र प्रक्रिया नहीं थी। ये तीव्र प्रक्रिया वाले लोग थे, ये इस बात में विश्वास रखते थे कि भाई इस ब्रिटिश सरकार को झुका के अपनी शर्तें मनानी होंगी और इस ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव हमको बनाना होगा। जैसे जितने भी हत्याकांड हुए आप लोग जानते हैं, उन सबका समर्थन किया, तिलक जी ने समर्थन किया है, जितने अंग्रेज अधिकारियों को मारा गया उनका समर्थन किया है तिलक जी ने। ठीक है। और आपको आगे इस बात के बारे में जानते ही रहेंगे। लाला लाजपत राय आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने नारेबाजी करके जब साइमन कमीशन आया तो विरोध किया है। विपिन चंद्र पाल ये दल बदलू थे लगभग, इन ये पहले दरअसल में नरम दल में थे, फिर इनको पता चला यार देश में पॉपुलरिटी तो गरम दल वालों की बढ़ रही है, पूरे देश की भावनाएं तो गरम दल के पास साथ में, तो ये गरम दल में आ गए। गरम दल में जैसे ही आए तो ब्रिटिश सरकार ने जैसे ही इनको दो लाठी लगाई तो ये वापस अगर भैया मैं गरम दल में नहीं, फिर नरम दल में, ये बार बार नरम दल और गरम दल में आते जाते रहे थे। दो प्रमुख व्यक्ति ये हैं जो बड़े लीडर बने गरम दल के। ठीक है। क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर भारत का गरम दल अच्छा था, तो सबके अपने अपने काम हैं। बहुत थैंक यू विपिन त्रिपाठी जी, टू मच थैंक यू, बहुत सारा प्यार। अब आएंगे कांग्रेस, मैंने कहा एक साल में एक बार मीटिंग करते थे तो उसको बोलते कांग्रेस के अधिवेशन। तो कांग्रेस के अधिवेशन से हम शुरू करेंगे, एक ही क्लास में हम सारे अधिवेशन पढ़ेंगे कांग्रेस के, क्या क्या प्रश्न बनते हैं यहाँ से। जैसे मैं यहाँ से बता दूं, पहली बार कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में मीटिंग हुई थी। दरअसल में होनी तो थी पुणे में, लेकिन वहाँ पर प्लेग बीमारी फैल गई, तो प्लेग बीमारी फैलने की वजह से इसको गोकुल दास तेजपाल मुंबई में किया गया। अध्यक्ष इसके बनाए गए एलन ऑक्टिवियम ह्यूम, तो इसके फाउंडर हैं। पहले अध्यक्ष बने इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसके ये कौन है, पहले अध्यक्ष हैं। और 72 रिप्रेजेंटेटिव, यानी 72 लोग, जो मैंने बताया कलकत्ता विश्वविद्यालय कुछ छात्र थे, कुछ पत्रकार थे, इन सब लोगों ने मिलके क्या बनाया, कांग्रेस को बनाया। और पहली बार मीटिंग कहाँ पर हुई, बम्बई में हुई। क्या बोलोगे, बम्बई में हुई, ऐसे बोलेंगे, बम्बई में, कलकत्ता में, फिर आपका मद्रास में होगी, फिर इलाहाबाद में होगी मीटिंग, बकमई। ठीक है।
तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे कल की क्लास में। आज बस इतना काम करते रहना दोस्त। इस इतिहास को मैं फिर से कहता हूँ, बहुत ज़्यादा समय मत दीजिए, फटाफट पढ़िए, इसको ख़त्म करिए, क्योंकि आपके 2 नंबर 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन भी हो सकता है, उसका सिलेबस है। उस पर बहुत ऊर्जा नहीं, ऊर्जा वहाँ देनी है आप लोगों को जहाँ ज़्यादा पूछा जाता है। ऊर्जा से मतलब उन विषयों पर दोस्त, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है, मैथ रीजनिंग, जीएस हो गया आपका। जीएस में कौन सा पार्ट? स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री। हिस्ट्री के जितने प्रश्न बनने होंगे वो मैं आपको 3 बजे के प्रैक्टिस सेट से कवर करा दूंगा। यहाँ सिर्फ आप एक ओवरव्यू की तरह जानते रहिए, ओके, अच्छे से जानते रहिए। चलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? विशु, अरे भाई साहब यार ऐसी बात क्यों कर रहे हो, लव यू। तो मिलते हैं कल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। बस दोस्त जितना पढ़ा हूँ उसका रिवीजन करके आया करो प्लीज़, थैंक यू।